नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ के YouTube चैनल GMV एकलव्य पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 विषय भूगोल, अध्याय 1 मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इस अध्याय की पिछली वीडियो में हम मानव भूगोल की विभिन्न भूगोलवेत्ताओं द्वारा दी गई परिभाषाओं का अध्ययन कर रहे थे। आज हम आगे की जो मानव भूगोल की जो परिभाषाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। हमने पहले रेडजेल और एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा पढ़ी है। आज हम पॉल विडाल डी ला ब्लांस के अनुसार दी गई मानव भूगोल की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। पॉल विडाल डी ला ब्लांस का संबंध फ्रांस से है। ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं। इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा देते हुए कहा है कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है। यानी कि ब्लांस ने अपनी विचारधारा में बताया है कि मानव भूगोल जो है वो पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का जो निर्मित ज्ञान है उसका अध्ययन किया जाता है। ब्लांस ने जो है संभववाद की नींव रखी। संभववाद मानव भूगोल की दूसरे नंबर की विचारधारा है या संकल्पना है। नियतिवाद या निश्चयवाद का अध्ययन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। ब्लांस जो है इन्हें संभववाद का जनक कहा जाता है। संभववाद की विचारधारा नियतिवाद या निश्चयवाद की विचारधारा से बिल्कुल उलट है। जिस तरह से नियतिवाद या निश्चयवाद में हमने पढ़ा कि इस विचारधारा को मानने वाले यह मानते हैं कि पृथ्वी जो है या प्रकृति जो है वो मानव से अधिक शक्तिशाली है और प्रकृति का मानव पर प्रभाव अधिक है और मानव प्रकृति का दास है और मानव अपने कार्य और व्यवहार में प्रकृति के अनुसार ही परिवर्तन करता है। ऐसा हमने नियतिवाद या निश्चयवाद में पढ़ा था। लेकिन संभववाद जो विचारधारा है ये नियतिवाद के बिल्कुल उलट है। संभववाद को मानने वाले यह मानते हैं कि मानव प्रकृति से अधिक शक्तिशाली है और मानव जो है प्रकृति का स्वामी है। यानी कि मानव जो है अपनी क्षमता से प्रकृति में किसी भी तरह का बदलाव कर सकता है, ऐसा संभववादी विचारधारा वालों का मानना है। अगली विचारधारा जो है आगे वो ग्रिफिथ टेलर नामक अमेरिकी भूगोलवेत्ता ने दी है। ग्रिफिथ टेलर ने जो विचारधारा दी है उस विचारधारा का नाम नवनियतिवाद है। इस विचारधारा को समझाने के लिए उन्होंने चौराहों पर लगी जो ट्रैफिक सिग्नल लाइट है उसके द्वारा इन्होंने इस विचारधारा को समझाया है और उस विचारधारा से ही इस विचारधारा को एक नया नाम मिला है, जिसे रुको व जाओ विचारधारा के नाम से जाना जाता है। नियतिवादी विचारधारा संभववाद और
निश्चयवाद विचारधारा के बीच की विचारधारा है। क्यों है? क्योंकि संभववादी विचारधारा में मानव को शक्तिशाली बताया है और नियतिवादी विचारधारा में प्रकृति को शक्तिशाली बताया है। लेकिन ग्रिफिथ टेलर ने जो नवनियतिवादी विचारधारा दी है उसमें उन्होंने बताया है, या वो ये मानते हैं कि प्रकृति भी शक्तिशाली है और मानव भी शक्तिशाली है। दोनों की शक्तियों की सीमाएं हैं और दोनों की शक्तियों को सीमा को मानकर अगर मानव कोई कार्य करेगा तभी मानव आगे बढ़ पाएगा। अगर दोनों ही अपने आप को शक्तिशाली मानते रहे तो मानव का आगे बढ़ना संभव नहीं है। इसलिए नवनियतिवादी विचारधारा में ग्रिफिथ टेलर ने मानव को भी शक्तिशाली माना है और प्रकृति को भी शक्तिशाली माना है। इन विचारधाराओं से संबंधित बोर्ड के एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है और जो पूछा गया जो प्रश्न है वो अभी तक ग्रिफिथ टेलर की दी गई विचारधारा से संबंधित है। उसमें सीधे ही विचारधाराओं के नाम न देकर उसमें पूछा गया है कि नियतिवाद और संभववाद के बीच की कौन सी विचारधारा है। तो नियतिवाद और संभववाद के बीच की विचारधारा जो है वो नियतिवाद है। क्यों? क्योंकि नियतिवाद में तो जो है प्रकृति को शक्तिशाली बताया है और संभववाद में मानव को शक्तिशाली बताया है। लेकिन ग्रिफिथ टेलर ने जो नवनियतिवाद दी है उसमें मानव और प्रकृति दोनों को ही शक्तिशाली बताया है। बोर्ड के एग्जाम में नवनियतिवाद के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नवनियतिवाद की विचारधारा किसने दी और इसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसका आंसर हम लिख सकते हैं कि नवनियतिवाद की विचारधारा ग्रिफिथ टेलर ने दी और इसे रुको व जाओ के नाम से भी जाना जाता है। ग्रिफिथ टेलर ने इस विचारधारा को 1951 में दिया। इसके साथ में आगे बढ़ते हुए हम डिकेन और पीट्स के द्वारा दी गई मानव भूगोल की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। डिकेन और पीट्स ने मानव भूगोल की परिभाषा में बताया है कि मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया जाता है। ये बिल्कुल सरल और सीधी परिभाषा है। इन्होंने साफ साफ बताया है कि मानव भूगोल में हम मानव व उसके कार्यों को समाविष्ट करते हैं। इन परिभाषाओं के अध्ययन से हमें ये पता चलता है कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। मानव भूगोल की प्रकृति मानव से संबंधित है और मानवीय क्रियाकलाप जो है इसके केंद्र बिंदु हैं। अध्याय 1 का आगे बढ़ाते हुए हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र यानी मानव भूगोल में हम किन किन विषयों का अध्ययन करते हैं या किन किन क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं या किन विषय वस्तुओं का अध्ययन करते हैं वो हम आगे देखेंगे। मानव भूगोल की विषय क्षेत्रों के अंतर्गत निम्न तथ्यों को शामिल किया जाता है, यानी कि जो 6 ये बिंदु हैं, इन 6 बिंदुओं से संबंधित जो तथ्य हैं उनका अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। सबसे पहला है जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन। मानव भूगोल में हम पृथ्वी पर जनसंख्या के वितरण, जनसंख्या घनत्व, जनसमूह, प्रवास आदि का अध्ययन करते हैं। यानी जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन जो है हम मानव भूगोल में करते हैं। अगला जो विषय क्षेत्र है वो है प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन। पृथ्वी पर भूमि, जल, खनिज किस किस तरह से फैले हुए हैं, कहाँ कहाँ कौन से खनिज मिलते हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक वातावरण यानी मनुष्य के जीविका के साधन, रीति रिवाज, भवन निर्माण सामग्री, अधिवास आदि का अध्ययन सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत किया जाता है। ये भी मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। वातावरण समायोजन, जीव जंतु
एवं मानव का वातावरण के साथ जो अनुकूलन है उसका अध्ययन भी हम मानव भूगोल के वातावरण समायोजन क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद में दूसरे प्रदेशों से संबंध, भारत का अपने पड़ोसी देशों से या विश्व के दूसरे देशों से क्या संबंध है, इस विषय वस्तु का अध्ययन भी हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। अगला जो बिंदु है वह है कालिक अनुक्रम, समय के साथ विकास की परिस्थितियों का अध्ययन। समय के साथ साथ मानव ने किस तरह से विकास किया है, इन परिस्थितियों का अध्ययन भी हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। एग्जाम की दृष्टि से या परीक्षा की दृष्टि से आपको बोर्ड में अगर ये इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें आपको केवल इन विषय क्षेत्रों के नाम ही पूछे जाएंगे, तो आप इन विषय क्षेत्रों को जो है अच्छे से याद कर लें। इसके अलावा मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में हंटिंगटन महोदय ने भी अपने विचार दिए हैं। हंटिंगटन महोदय ने मानव भूगोल के 2 वर्ग बताए हैं कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र क्या है। हंटिंगटन महोदय का संबंध अमेरिका से है। हंटिंगटन महोदय अमेरिकन भूगोलवेत्ता है और इन्होंने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की 2 वर्ग बताए हैं। पहला है भौगोलिक या भौतिक दशाएं। भौतिक दशाओं के अंतर्गत जो है हम स्थलाकृति, जलवायु, जलाशय, मृदा आदि को सम्मिलित करते हैं। यानी मानव भूगोल के अंतर्गत हम भौतिक दशाओं में स्थलाकृति, जलवायु, जलाशय, मृदा आदि को सम्मिलित करते हैं और इसी का अध्ययन करते हैं। दूसरा जो वर्ग है वो मानवीय अनुक्रियाएं हैं। मानवीय अनुक्रियाओं के अंतर्गत हम व्यवसाय, व्यापार, वस्त्र, आवास, कृषि, शिक्षा, धर्म, कला, साहित्य आदि का सम्मिलित करते हैं और इन्हीं का अध्ययन जो है हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं।